हेलो दोस्तों, शिक्षा धारा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यह चैनल आपके ज्ञान को समृद्ध बनाने के लिए हर तरह से तत्पर है। जहाँ भी जिस विषय को समझने में आपको कठिनाई का अनुभव होता है, उस विषय को, उस कॉन्सेप्ट को तोड़ मरोड़ कर सरल भाषा में प्रस्तुत करने का कर्तव्य हमारा है। तो आइए चलते हैं शिक्षा की धारा में बहकर कॉन्सेप्ट की दुनिया में एक सुखद एहसास का अनुभव करें और इन्जॉय करें। आज के प्रथम एपिसोड में हम हिंदी व्याकरण की चर्चा करेंगे, जिसमें पहले हम वर्ण या अक्षर को पढ़ेंगे। वर्ण क्या होता है, वर्ण या अक्षर क्या होता है? वर्ण और अक्षर एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। वर्ण का दूसरा नाम ही अक्षर है, ठीक है। वर्ण एक अखंड ध्वनि, वर्ण का दूसरा नाम ही अक्षर है। वर्ण का संबंध अखंड ध्वनि से है, जिस ध्वनि को खंड खंड न किया जा सके, जिसको विभाजित न किया जा सके, ठीक है। वर्ण का संबंध कान के विषय से है, सुनने के विषय से, ध्वनि अखंड ध्वनि से है, ठीक है। अक्षर का मतलब होता है अनासवान, जिसका क्षरण न हो, ठीक। जो अखंड हो उसको हम अक्षर कहते हैं, जो अनासवान हो। तो कुल मिलाकर हम वर्ण या अक्षर को हम अखंड अनासवान कह सकते हैं। वर्ण अखंड मूल ध्वनि का नाम है, ठीक है। अब इसमें वर्णमाला की चर्चा करेंगे। वर्णों का व्यवस्थित क्रम या समूह क, ख, ग, घ, अंग जैसे वर्णों को अगर हम व्यवस्थित क्रम में रख दें तो ये वर्णमाला कहलाएगा। जब इसको रैंडमली तितर बितर कर दें, जैसे क के बाद उनका सीक्वेंस बिगड़ जाए, ग आ जाए, ग के बाद आ जाए, अंग आ जाए, तो इसको हम वर्ण समूह कहेंगे, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। इन 52 वर्ण की चर्चा हम बाद में विस्तार से करेंगे और एक नज़र में हम देख लेते हैं इन 52 वर्णों को। पहले स्वर। हिंदी में स्वर की संख्या 11 होती है। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, री। अयोगवाह 2 होते हैं। अंग और अ 2 अयोगवाह होते हैं। 33 मूल व्यंजन होते हैं क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक ये 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व 4 होते हैं। उस व्यंजन होता है श, श, ह 4। कुल मिलाकर इनकी संख्या 33 हो गई। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4, छ, त्र, ज्ञ, स्र। द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, अंग और ढ, ठीक है। कुल मिलाकर 52 वर्ण हो गए। वर्णमाला के भेद, 2 भेद होते हैं, एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। स्वर संस्कृत भाषा में अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। स्वयं राजन्ति इति स्वरा। स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। स्वर का अस्तित्व एकदम स्वतंत्र होता है, किसी की सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। उच्चारण में किसी अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यही स्वर होते हैं। तो हिंदी में स्वर की संख्या 11 है। जब हम संस्कृत व्याकरण को पढ़ेंगे तो उसमें स्वरों की संख्या 9 होती है, ठीक है। स्वर के भेद में देखेंगे। संख्या के मामले में हिंदी में स्वर की संख्या 11 होती है। कौन कौन से स्वर होते हैं? अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, री। मात्रा के हिसाब से ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन दोस्तों, ह्रस्व और दीर्घ का प्रयोग सिर्फ हिंदी में और प्लुत का प्रयोग अब प्राय संस्कृत में होने लगा है। प्लुत का प्रयोग, क्योंकि त्रिमात्रिक स्वर होता है ये, जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। हिंदी में 10 मात्राएं होती हैं। अ की कोई मात्रा नहीं गिना जाता। अ को अगर हटा दे तो 11 में से 1 घटा देंगे तो 10 मात्राएं ही बचेंगी। बाकी स्वरों की मात्राएं होती हैं, लेकिन अ एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। तो आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ इनकी मात्राएं होंगी, लेकिन अ की कोई मात्रा नहीं होगी। दोस्तों, पहले हिंदी में जो है स्वरों की संख्या 14 मानी जाती थी, लेकिन बाद में री का दीर्घ, ली और ली का दीर्घ, इनका प्रयोग संस्कृत में होने लगा, तो इनको हिंदी से हटा दिया गया है। अब हिंदी में स्वरों की संख्या 11 ही रह गई है। तो अगर एग्जाम में आएंगे कि हिंदी में कितने स्वर होते हैं, तो 11 होते हैं, इसी को मानेंगे हम, ठीक है। इसके बाद हम ह्रस्व या लघु स्वर में देखेंगे कि ह्रस्व स्वर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिसके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे। अ, ई, उ, री, इनको मूल स्वर भी कहते हैं। इसके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे, उसको हम ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहते हैं। 1 मात्रा का समय क्या होता है? जितना समय अ के उच्चारण में लगे,
उसे हम एक मात्रा का समय कहते हैं। तो ह्रस्व या लघु के स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। दीर्घ या गुरु स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में कन्फ्यूजन के लिए देता है कि ए लघु स्वर है या दीर्घ स्वर है। तो दोस्तों ए, ऐ, ओ, औ, ए जो है दीर्घ स्वर है। अब दीर्घ स्वर में भी मूल दीर्घ स्वर होते हैं, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। इसको मूल दीर्घ स्वर या सजाती स्वर कहते हैं। सजाती स्वर इसलिए क्योंकि 2 समान स्वरों के योग से इनका निर्माण होता है। ठीक है, आ का निर्माण अ या आक से मिलने से होता है। ई का निर्माण ई या बड़ी ई के मिलने से होता है। ऊ का निर्माण ऊ या बड़ा ऊ के मिलने से होता है। ए, ऐ, ओ, औ इसको संयुक्त या संध स्वर बोलते हैं या विजातीय स्वर बोलते हैं। विजातीय स्वर इसलिए क्योंकि 2 भिन्न स्वरों के योग से इसका निर्माण होता है। जैसे अ और ई को मिलाएंगे तो ए बनेगा। ठीक है, अ और ए को मिलाएंगे तो ऐ बनेगा। तो 2 भिन्न भिन्न स्वर हो गए, तो 2 भिन्न स्वरों के योग से इनका निर्माण होता है। तो मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 3 है। संयुक्त या संध स्वर या विजातीय स्वरों की संख्या जो है 4 है। ठीक है, प्लुत का प्रयोग हम जान ही चुके हैं कि इसमें 3 मात्रा का समय लगता है, जैसे ओम, राम। ठीक है, लेकिन इसका प्रयोग अब प्राय संस्कृत भाषा में होने लगा है, तो हिंदी में इसका जिक्र नहीं करेंगे। स्वरों के कुछ अन्य वर्गीकरण, जैसे जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर जैसे अग्रभाग में ई, ऐ, जिसको उच्चारण में जीभ के अग्रभाग पे, अगले भाग पे या नोक पे जोर पड़ता है, जैसे ई, ऐ। मध्य भाग का मतलब जिसको उच्चारण में जीभ के मध्य भाग पे जोर पड़ता है। ठीक है, और पश्च भाग का मतलब जिसमें जीभ के पिछले भाग पे जोर पड़ता है, जैसे आ, ऊ, ओ, औ। दोस्तों जो आ है, ठीक है, जो आ है, आ के बाद जो आ है वो आगत स्वर है। हिंदी में आगत स्वर है। हिंदी में आगत स्वर की संख्या 1 ही है। मुखाकृत के आधार पर देखेंगे। मुखाकृत के आधार पर समृद्ध है, अर्ध समृद्ध है, विवृत है, अर्ध विवृत है। समृद्ध में सबसे कम मुख खुलता है। ठीक है, अर्ध समृद्ध में उस समृद्ध से ज़्यादा मुख खुलता है, विवृत में अर्ध समृद्ध से ज़्यादा, और अर्ध विवृत में अर्ध समृद्ध से ज़्यादा, विवृत से कम। ठीक है, सबसे ज़्यादा मुख किस में खुलता है? विवृत में खुलता है। समृद्ध में ई, ऊ आता है, अर्ध समृद्ध में आता है ए, ओ आता है, और अर्ध विवृत में आता है ओ, औ, ऐ, औ, और विवृत में आता है आ। तो दोस्तों इसमें इस तरह पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा मुख किस में खुलता है? सबसे ज़्यादा मुख विवृत में खुलता है। घटते क्रम में देखें तो सबसे ज़्यादा मुख विवृत में खुलता है, इसके बाद अर्ध विवृत में खुलेगा, इसके बाद अर्ध समृद्ध में खुलेगा, इसके बाद समृद्ध में खुलता है। मतलब सबसे कम मुख किस में खुलता है? समृद्ध में खुलता है। ठीक है, ओष्ठ के आधार पर देखेंगे, जिसके उच्चारण में ओठ का जो आकार उस पूर्ण रूप से गोल हो जाए, जैसे ऊ, ओ, औ। और अवृत्तमुखी या अर्धवृत्तमुखी, जिसके उच्चारण में ओठ गोल न हो, जैसे अ, आ, ई, ए, ऐ। ठीक है, इंपॉर्टेंट में देख लेंगे कि आगत स्वर क्या है? आ, जिससे आ से आफिस भी बनता है, आज से आफिसर भी बनता है। अयोगवाह अंग और अ, ये 2 अयोगवाह, हिंदी में 2 अयोगवाह हैं। ये न तो स्वर हैं न तो व्यंजन है। अयोग का मतलब होता है जिससे कोई योग न हो, जिसका कोई किसी से कोई जुड़ाव न हो, जिसे अंग और अ, ये तो न तो स्वर हैं न तो ये व्यंजन है। ठीक है, किंतु इनकी आवश्यकता जिसकी पड़ेगी, ठीक है, इनकी आवश्यकता जिसकी पड़ेगी उसके साथ ये जुड़ जाएंगे। ओके, तो जिसका कोई वहन न करे, ये न तो स्वर हैं न तो व्यंजन है, किंतु इसकी आवश्यकता जिसको होती है उसी के साथ लग जाते हैं। स्वर को ज़रूरत पड़ती है तो स्वर के साथ लग जाते हैं, व्यंजन को ज़रूरत पड़ती है तो व्यंजन के साथ लग जाते हैं। ठीक है, अ को शहीद वर्ण कहते हैं। अ सबके साथ लगा रहता है, इसलिए अ को शहीद वर्ण कहते हैं। ई, री स्त्रीलिंग वर्ण है। ठीक है, व्यंजन स्वर की सहायता से बोला जाए, इसी को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का मतलब जिसको स्वर की सहायता की जरूरत पड़े। हिंदी में कुल व्यंजन की संख्या 39 है, मूल व्यंजन की संख्या 33 है। 33 मूल व्यंजनों में स्पर्श व्यंजन क से म तक, स्पर्श व्यंजन 25 जिसकी संख्या होती है, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। इसको हम और वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं या उदित व्यंजन भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या हिंदी में 4 है, य, र, ल, व।
उस व्यंजन की संख्या 4 है, श, स, स, ह। ठीक है। कुल व्यंजन 39 है, 39 में 33 मूल व्यंजन हो गए, तो बाकी जो 6 व्यंजन है उसमें 4 संयुक्त व्यंजन है, 2 द्विगुण व्यंजन है। 4 संयुक्त व्यंजन है और 2 द्विगुण व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ, स्र आएंगे। ठीक है। छ का निर्माण कैसे होता है? आधा क और खटकोण वाले श से। ज्ञ का निर्माण आधा ज और य से। त्र का निर्माण आधा त और र से होगा। स्र का निर्माण आधा श और र से होता है। द्विगुण या उत्सृप्त या उच्छिप्त व्यंजन या संकर या ताड़न जात वर्ण अंग और ढ, इसको संकर वर्ण या ताड़न जात वर्ण या उच्छिप्त व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 2 भाषाओं का गुण पाया जाता है, हिंदी और फारसी, इसीलिए हम इसको संकर वर्ण कहते हैं। इसको उच्छिप्त व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके उच्चारण में जो जीभ होती है, जैसे अंग, ढ, इसमें जीभ होती है जो कठोर तालू से टकरा कर झटके से नीचे आती है। जो जीभ का नोक होता है, आप उच्चारण करके देखिए, अंग, ढ, इसका उच्चारण करते समय जो जीभ का जो अगला भाग, जो नोकीला भाग होता है, उसको जब कठोर तालू से संपर्क करके फिर झटके से नीचे आती है, तो इसीलिए इसको हम उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है। व्यंजन का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर देखेंगे, प्राणत्व के आधार पर देखेंगे, नाद या तारत्व के आधार या घोषत्व के आधार पर देखेंगे, प्रयत्न के आधार पर देखेंगे। तो उच्चारण के आधार पर कंठ व्यंजन हो गया क, ख, ग, घ, अंग, ह। तालव्य में च, छ, ज, झ, य, श। मूर्धन्य में ट, ठ, ड, ढ, ड़, र, खटकोड़ वाला श। दंत में त, थ, द, ध, न, ल, स। ओष्ठ में प, फ, ब, भ, म। नासिक में इया, अंग, ड़, न, म। दंतोष्ठ में व आता है। कंठ और नासिक्य दोनों से इसका उच्चारण होता है अंग का, इया का कंठ और नासिक्य। दोस्तों, हिंदी में जो उच्चारण जो होते हैं, हिंदी के जो उच्चारण, व्याकरण में जो उच्चारण है, उनका अध्ययन हम विस्तार से अगले भाग में करेंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं। अड़ को कंठ और नासिक्य, न, म, इनका जो है उच्चारण कंठ और नासिक्य दोनों से होता है। ठीक है। न, ल, श ये वर्ष व्यंजन कहलाते हैं। वर्ष व्यंजन क्यों कहलाते हैं, इसको भी हम देखेंगे। दोस्तों, अभी के लिए जान लेते हैं, वर्ष का मतलब होता है मसूड़ा। ठीक है। तो जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो जो जीभ का जो नोक होता है, दांत के थोड़ा सा ऊपर मसूड़े से जाकर सटता है, इसीलिए हम इसको वर्ष व्यंजन कहते हैं। ठीक है। न, ल, श ये हिंदी में वर्ष व्यंजन है। अगर ऑप्शन में वर्ष व्यंजन और दंत व्यंजन दोनों दिए हों तो न, ल, श को हम वर्ष ही मानेंगे, दंत नहीं मानेंगे। ठीक है। प्राणत्व के आधार पर देखेंगे। प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण 2 व्यंजन होते हैं। अल्प प्राण का मतलब होता है जिसके उच्चारण के समय मुंह से कम हवा निकले, जैसे क का उच्चारण हम जब कर रहे हैं तो अपना हाथ मुंह के पास लाएं और देखें कि किसकी उच्चारण के समय मुंह से कितनी हवा निकल रही है। तो अल्प प्राण वाले जो व्यंजन होते हैं उनके उच्चारण के समय मुंह से कम हवा निकलती है। और जो महाप्राण होता है, प्राण मतलब होता है वायु, प्राण मतलब होता है वायु, महा मतलब बहुत सारे मात्रा में, जिसके उच्चारण के समय मुंह से ज़्यादा वायु निकले, प्राणवायु निकले, उसको हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक है। जैसे महाप्राण वर्ण कहते हैं, जैसे ख का उच्चारण करेंगे तो मुंह से ज़्यादा हवा निकल रही है, ख। अपना हाथ मुंह के पास लाएं और देखें किसके उच्चारण के समय किसमें ज़्यादा हवा निकल रही है। जैसे ख, का उच्चारण करके देखिए, कम हवा निकल रही है, ख ज़्यादा हवा निकाली है झटके से, घ। तो प्रत्येक वर्ग में पहला, तीसरा, पाँचवां वर्ण का उच्चारण करेंगे, पहला, तीसरा, पाँचवां। ठीक है। प्रत्येक वर्ग में क से प वर्ग तक होते हैं, क से प वर्ग तक 5 वर्ग होते हैं, 25 वर्ण होते हैं उसमें। ठीक है। वर्गीय व्यंजन में 25 वर्ण होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग में, क वर्ग में पहला क, फिर ख को छोड़ देंगे, फिर ग के बाद घ को छोड़ देंगे, फिर अंग, तीनों का उच्चारण करेंगे तो मुख से कम हवा निकलेगी। लेकिन इसमें महाप्राण वाले में क के बाद ख आता है, दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है, ख का उच्चारण करेंगे फिर घ का उच्चारण करेंगे। दूसरे और चौथे वर्ण का उच्चारण करते समय मुख से ज़्यादा हवा निकलती है, तो इसीलिए इसको हम महाप्राण वर्ण कहते हैं। अब इसमें अल्प प्राण में वर्गीय व्यंजन के अलावा अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व भी आते हैं, जिनका उच्चारण करते समय मुंह से कम हवा निकलती है। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। देखो दोस्तों, वर्गीय व्यंजन में प्रत्येक वर्ग में पहला, तीसरा, पाँचवां वर्ण, फिर अंतस्थ वर्ण,
य र ल व और सभी स्वर अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। ज्ञान में आ जाएगा कि स्वर किसके अंतर्गत आते हैं? अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। स्वरों का उच्चारण करते हैं समय मुंह से कम हवा निकलती है तो ये अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो अल्प प्राण वर्णों की संख्या 31 हो गई कुल मिलाकर जोड़ेंगे तो। फिर महाप्राण में जिसके उच्चारण में मुख से ज़्यादा हवा निकलने में, जैसे प्रत्येक वर्ग में दूसरा और चौथा, ये महाप्राण हो गया। फिर ऊष्म वर्ण जो होते हैं, ऊष्म वर्ण जिसके उच्चारण समय मुंह से सरसराहट गर्मी निकले मुंह से, जैसे ऊष्मा का उत्पादन हो, जैसे श श श ह। ठीक है, फिर विसर्ग भी ऊष्म वर्ण में आएंगे, विसर्ग भी। ठीक है, अब है नाद या कंपन के आधार पर अघोष और सघोष दोनों होते हैं। अघोष में स्वर तंत्र में कंपन न हो, मतलब जिसके उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में झंकार न उत्पन्न हो, झंकृत न हो स्वर तंत्रियाँ। ठीक है, तो वो अघोष वर्ण कहलाती हैं। और जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत हो जाएं, झंझना जाएं, कंपन उत्पन्न हो स्वर तंत्रियों में, तो उसे हम सघोष कहते हैं। घोष सहित सघोष। अघोष में वर्ग का पहला और दूसरा, अघोष में वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है, जैसे क और ख। लेकिन स्वघोष में तीसरा चौथा पांचवा, बाकी जो वर्ण होते हैं तीसरा चौथा पांचवा, ये सघोष कहलाते हैं। जैसे ग को बोलेंगे ग, घ को बोलने से स्वर तंत्रों में कंपन उत्पन्न हो रहा है, झंकार उत्पन्न हो रहा है, झंकृत हो रही हैं। ठीक है, अंग। फिर जो, झो, यो, डो, ढो, ड़ो, दो, धो, न, तो ये हो गया स्वर तंत्रों में कंपन उत्पन्न हो रहा है, तो ये सघोष वर्ण कहलाएंगे। फिर श श श ह। देखो दोस्तों, जो ऊष्म वर्ण है जैसे श श श ह, इसमें से जो शुरू का जो 3 वर्ण है ये तो आएगा अघोष में, ये आएगा अघोष में। लेकिन जो ह है, ह को काकल्य वर्ण भी कहते हैं। ह के उच्चारण से स्वर तंत्रों में कंपन उत्पन्न हो रहा है, तो ह क्या है? सघोष है। बाकी जो ऊष्म वर्ण के 3 जो शुरुआत के जो वर्ण हैं स स श, ये क्या है? अघोष है। ठीक है, इनके उच्चारण से स्वर तंत्रों में कंपन नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो ह को क्या मानेंगे? सघोष। य र ल अंतस्थ व्यंजन है, इनको भी सघोष के अंतर्गत लाएंगे। अंग अह सघोष हैं, सभी स्वर सघोष हैं, सभी स्वर सघोष हैं। लेकिन अल्प प्राण महाप्राण देखेंगे तो सभी स्वर अल्प प्राण है, लेकिन इसमें सभी स्वर सघोष हैं। ठीक है, प्रयत्न के आधार पर देखेंगे स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन में है क से म तक वर्गीय व्यंजन, जिसको उदित व्यंजन भी कहते हैं, 25 आएंगे। स्पर्श संघर्षी च छ ज झ, अंतस्थ में य र ल व, अर्ध स्वर में य व आते हैं, लुंठित में र आता है, पार्श्विक में ल आता है। लुंठित को प्रकंपित भी कहते हैं। देखो, जिस लुंठित किसको कहते हैं? जिसके उच्चारण में जिह्वा कांप जाए, जिह्वा में कंपकपी उत्पन्न हो, जिह्वा में कंपन उत्पन्न हो, उसे हम लुंठित कहते हैं, लुंठित व्यंजन कहते हैं। जैसे र। पार्श्विक किसे कहते हैं? जब हम इसका उच्चारण करेंगे पार्श्विक व्यंजन का, तो जो जिह्वा की जो नोक होती है कठोर तालू से सट जाएगी। देखिए ल, जब कठोर तालू से सट जाएगी जिह्वा की नोक, तो जो हवा होगी अंदर की वह जीभ के दाएं बाएं से निकलेगी, आस पास से निकलेगी, तब सामने से जो हवा नहीं निकल पाएगी। इसीलिए इसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, कि जिसके उच्चारण में हवा जीभ के अगल बगल से निकले, तो इसे हम पार्श्विक कहते हैं। ठीक है, उस व्यंजन जो होता है श, बड़ा श, फिर खटकोण वाला श, फिर छोटा स, फिर ह, ये उस व्यंजन है। ह को काकल्य वर्ण कहते हैं। ठीक है, अयुग्वाह अंग और अ होता है। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार का मतलब जिससे उच्चारण में केवल हवा नाक से निकले, अनुस्वार, नाक से उच्चारण हो, नाक। अनुस्वार का प्रयोग तद्भव शब्द में होता है, जैसे कंद, पंच, कंटक, नालंदा। ठीक है, गुंजन, कंगन। अर्ध अनुस्वार, अर्ध अनुस्वार का मतलब होता है जिसका उच्चारण नाक और मुख दोनों से हो, इसका प्रयोग तत्सम में होता है, जैसे हैं, जहाँ, आँख, चाँद। ठीक है, अर्ध अनुस्वार का प्रयोग कहाँ पे होता है? तत्सम शब्द में होता है। निरनुनासिक, ठीक है, जिसका उच्चारण केवल मुख से होता है, जैसे इधर, आप, अपना, पराया। ठीक है दोस्तों, अब अगले भाग में हम देखेंगे वर्णों का उच्चारण। ये तो भाग कंप्लीट हो गया। अब अगले भाग में हम वर्णों के उच्चारण की चर्चा करेंगे। अब बहुत ही बढ़िया तरीके से हम कवर करेंगे, आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो कभी भूलेगा नहीं। तब तक के लिए आप बेसब्री से इंतजार कीजिए, जल्दी अगला एपिसोड आएगा। धन्यवाद, नमस्कार।